फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिफेलस। फ्रेंड्स, ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मतलब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसिफेलस इज न्यूरल डिफेक्ट इन विच फ्लूइड स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द वेंट्रिकल्स डीप विद इन द ब्रेन। हाइड्रोसिफेलस में मेनली जो फ्लूइड होता है वो हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लगता है। और ब्रेन में कहाँ पे? वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पर ये एक्यूमुलेट होने लगता है। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड साइज ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीज। अब आप ऐसा समझिए जैसे ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स है वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, मतलब इकट्ठा होगा, तो वहाँ का जो साइज है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ का जो साइज है, जो वेंट्रिकल का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। एंड स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्रेन, और जो ब्रेन है उस पर प्रेशर देने लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बलून होता है। ठीक है, बलून को समझ लीजिए हमारा ब्रेन है, उसके अंदर का जो स्पेस है वो हमारे वेंट्रिकल्स हो गए। ठीक है, अब जब हम बलून में पानी डालेंगे, भरते रहेंगे तो बलून है वो फूलता जाएगा और जो बलून की दीवार होती है, मतलब जो उसकी कवर है, पूरा सरफेस है, उस पर प्रेशर पड़ता जाएगा, तभी वो फूलेगा। तो सेम वही यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है। वेंट्रिकल इंक्रीजिंग एंड स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्रेन। आई होप कि आपको इससे तुरंत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। जनरली CSF मतलब कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पासेस थ्रू द वेंट्रिकल्स एंड ब्रेन। जो CSF है वो कहाँ से पास आउट होता है? वेंट्रिकल से ब्रेन में पास आउट होता रहता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड रिमेन सबमर्ज इनटू इट, मतलब कि जो CSF फ्लूइड है वो वेंट्रिकल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आता रहता है, मतलब वहीं पर रहता है। बट इन द केस ऑफ हाइड्रोसिफेलस, लेकिन हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है? एक्सेसिव प्रेशर डेवलप ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ CSF। अब क्या हो रहा है कि जो CSF का प्रोडक्शन है वो किसी भी कॉज की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ CSF वहाँ पे प्रेजेंट है। दैट कॉजेज डैमेज टू द न्यूरल टिश्यूज, और जिसकी वजह से जो न्यूरल टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं। एंड रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन फंक्शन। और जब वहाँ पर इतनी सारी अबनॉर्मलिटीज हो रही हैं तो जो ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको हाइड्रोसिफेलस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको शॉर्ट में और समझा देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट में इतना समझिए, जो ब्रेन होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में नॉर्मल CSF भरा हुआ होता है, लेकिन किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से जब CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो वेंट्रिकल्स पर जब वेंट्रिकल्स में लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट होने लगेगा फ्लूइड, तो ब्रेन पर उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और उस डिजीज कंडीशन को हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आराम से समझिए, ये नॉर्मल ब्रेन है और ये हाइड्रोसिफेलस वाला बेबी है। ये जो वेंट्रिकल्स है इसमें नॉर्मल मतलब थोड़ा सा फ्लूइड भरा हुआ है, जितना उसको नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। लेकिन ये जो हाइड्रोसिफेलस वाला बेबी है, यहाँ पे देखिए फ्लूइड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। जब फ्लूइड ज़्यादा हो गया है तो देखिए यहाँ पे ये इतना पतला सा है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो गया। जब ये वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो गया तो ये ऊपर जो जगह है इसमें प्रेशर ऐसे नहीं देगा कि जैसे जब बलून फटने वाला होता है तो प्रेशर देता है, उसी तरह ये भी ऊपर प्रेशर देगा। जब ऐसे ऊपर प्रेशर देगा तो यही था कि जो हमारा प्रेशर है ब्रेन का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है मेन डिफरेंस। और आपको ये हमेशा याद रहेगा कि हाइड्रोसिफेलस में यहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है और ये नॉर्मल ब्रेन है। अब हम हाइड्रोसिफेलस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस। कंजेनाइटल का मतलब होता है कि जन्म से ही। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझते हैं। दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड इज कॉज्ड ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीटल डेवलपमेंट। मतलब इसमें ये होता है कि जब बेबी डेवलप हो रहा होता है अपनी मदर के पेट में, तब उसी समय उसको मतलब जन्म के पहले से ही कुछ भी अल्टरेशन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसको हाइड्रोसिफेलस हो जाता है। इट कैन बी डायग्नोस्ड बिफोर बर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू रूटीन अल्ट्रासाउंड। और ये पता भी लगाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। जैसे
होता है ना प्रेगनेंसी के समय हर एक टाइम पीरियड के बाद जो मदर होती है उसको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। तो अगर बेबी को सपोज दैट कि छठे महीने में या चौथे महीने में किसी भी महीने में अगर उसको हाइड्रोसिफेलस की शंका हो रही कि धीरे धीरे वहाँ पे ब्रेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लग जाता है कि बेबी को हाइड्रोसिफेलस है। एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस, एक्वायर्ड का मतलब होता है जन्म के बाद। अभी हमने कंजेनाइटल पढ़ा था, मतलब कि बिफोर बर्थ, अब हम पढ़ेंगे आफ्टर बर्थ। दिस डिफेक्ट में अकर आफ्टर बर्थ ड्यू टू वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, सिस्ट, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज और इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस का मतलब ये है कि ये जन्म के बाद होगा किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से। मतलब कि हो सकता है हेड में ट्रॉमा, मतलब कि उसके सर में चोट लगी हो, ब्रेन में ट्यूमर हो, कोई भी सिस्ट, कोई गांठ हो, या इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, वहाँ पे मतलब कि सर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, और इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, लाइक मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, इन सब की वजह से भी हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्पनसेटेड हाइड्रोसिफेलस। This defect may be present at birth but can be treated in early childhood but generally remain compensated and asymptomatic for many years। इसका मतलब ये होता है कि इसमें मेनली जन्म के समय आपको पता चल जाएगा कि बेबी को हाइड्रोसिफेलस हुआ है, उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बेबी धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आज सपोज बेबी हो गया, उसके 15-20 दिन बाद आपको पता चले कि बेबी को हाइड्रोसिफेलस है, आपने उसका इलाज कराया, ठीक है, कम से कम 4-5 महीने तक उसका इलाज चला, तो ऐसा नहीं है कि 4-5 महीने के बाद वो तुरंत ठीक हो जाएगा। उसके कुछ सिम्टम्स है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, कुछ सालों तक के लिए भी। ठीक है, तो यही है कंपनसेटेड हाइड्रोसिफेलस की मतलब वो जन्म से है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, बट ये है कि उसके कुछ सिम्टम्स रह जाएंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस। इट अकर्स इन एल्डरली व्हेन द ब्रेन वेंट्रिकल्स इंक्रीज इन साइज बट द प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल्स रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, इसमें ये मेनली बुजुर्गों में होता है, मतलब कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें होता है, जब इसमें जो ब्रेन का जो वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन जो अंदर का फ्लूइड है, मतलब जो अंदर से उसको प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर से वेंट्रिकल का साइज बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस भी बोलते हैं। मतलब सपोज दैट ये वेंट्रिकल का साइज है, ठीक है, और ये हमारा ब्रेन है, तो ये जो वेंट्रिकल है ये अपने आप किसी प्रेशर की वजह से बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको अंदर से कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है, बट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस। पढ़ते हैं एटियोलॉजी, मतलब कॉजेज। सबसे पहला हम किसके कॉजेज पढ़ते हैं? कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस के। इन दिस कंडीशन द चाइल्ड इज बॉर्न विद द हाइड्रोसिफेलस और मे डेवलप द कंडीशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। दिस डिजीज में बी कॉज ड्यू टू, इसमें ये मेनली ये है कि जो बेबी है वो जन्म से ही उसको हाइड्रोसिफेलस है, या तो आफ्टर डिलीवरी कुछ मंथ के बाद या कुछ समय के बाद उसको हाइड्रोसिफेलस होने के चांसेस हैं। तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? पहला है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ CSF। मतलब कि उसके मतलब जेनेटिक, मतलब कि बचपन जन्म से ही उसकी ऐसी कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसके स्ट्रक्चर में, मतलब कि बॉडी की एनाटॉमी में, जिसकी वजह से जो CSF है वो ब्लॉक हो रहा है। जब वो ब्लॉक हो रहा है, प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वो एक जगह एक्यूमुलेट होने लगेगा और प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड विद ब्रेन डिफेक्ट इन द ब्रेन, स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है उसमें कोई डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे ब्रेन में हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, मतलब कि रीढ़ में या रीढ़ की हड्डी में कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से भी जो CSF है उसका फ्लो रुक जाएगा और हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द प्रीमेच्योर बर्थ, ब्लीडिंग विद इन द वेंट्रिकल्स। इसमें प्रीमेच्योर बर्थ का मतलब कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती 9 महीने का टाइम होता है, अगर बेबी 5 या 6 या 7 महीने में हो सकता है, मतलब 6-6.5 महीने के आसपास, मतलब उसको प्रीमेच्योर बेबी बोला जाएगा, जो अपने टाइम जो ड्यूरेशन होता है इसके पहले ही जन्म ले लेता है। तो उस समय कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सपोज उसके ब्रेन में वेंट्रिकल से ब्लीडिंग होने लगी हो, उसकी वजह से भी हाइड्रोसिफेलस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है एनी माइक्रोबियल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। रुबेला दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन इन द फीटल ब्रेन टिश्यू। जैसे सपोज एक माँ है, उसको कोई भी
वो प्रेग्नेंट है और अगर उसको कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया तो वो बेबी के ब्रेन पर अफेक्ट करेगा और उसकी वजह से भी उसको हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस के क्या क्या कॉजेज है। अभी हमने कंजेनाइटल देखा कि बेबी जो है अभी माँ के पेट में ही है, तब उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं फॉलोइंग आर सम फैक्टर दैट मे रिजल्ट ड्यू टू द हाइड्रोसिफेलस एट एनी एज। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, ब्रेन में कोई ट्यूमर है या स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर है, इसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द सीएनएस। ब्रेन में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये सब मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, ये सब भी चीज़ें अगर हो रही हैं उसकी वजह से भी हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉमा और इंजुरी और स्ट्रोक दैट कॉजेज ब्लीडिंग इन द ब्रेन। कोई भी ट्रॉमा हुआ है, मतलब उसको चोट वोट लग गई है, कोई भी इंजरी हुई है, और स्ट्रोक दैट कॉजेज ब्लीडिंग इन द ब्रेन, और जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होगी और जो सीएसएफ का फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले हम इन्फेंट में देखते हैं कि हाइड्रोसिफेलस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। लार्ज स्कल और हेड साइज, जो सर है उसका साइज और स्कल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। इंक्रीजिंग हेड सर्कमफ्रेंस, जो हेड का सर्कमफ्रेंस है वो भी बड़ा हो जाएगा। बल्जिंग एंड टेंस फॉन्टेनेले और सॉफ्ट स्पॉट, मतलब कि वहाँ पे बल्जिंग हो जाएगा। बल्जिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, वहाँ पे उभरा हुआ वो स्पॉट हो जाएगा और वो सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट इसलिए रहेगा क्योंकि अंदर तो फ्लूइड है ना, तो वो थोड़ा नहीं आता है पिलपिला टाइप का एक वर्ड होता है, जब कोई भी चीज़ छुओ और वो दब जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिलपिला, नया वर्ड है। नेक्स्ट है क्लियरली विजिबल स्कैल्प वेन्स, और जो स्कैल्प की वेन्स है वो क्लियरली विजिबल होने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ आइज और सनसेट साइन, जो आंखों के नीचे थोड़े हैं वहाँ पे डल का निशान बनने लगेगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग होगी, स्लीपीनेस होगी एंड इरिटेबिलिटी होगी, सीजर आएंगे, मतलब जो बेबी है, जो इन्फेंट है वो इरिटेट होगा, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसको दौरे आने लगेंगे, उल्टियाँ होगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स इन्फेंट के हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंस। इनके क्या क्या सिम्टम्स है। पहला इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क और पैपिल एडिमा, जो ऑप्टिक डिस्क है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड और डबल विजन, जैसे आँखों से ब्लड दिखाई देगा और या तो दो चीज़ें दिखाई देने लगेंगे, डबल विजन हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस एंड गेट एबनॉर्मलिटीज़, जो बॉडी है वो अपना बैलेंस नहीं कर पाएगी, और गेट का मतलब जो बॉडी का पॉस्चर है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो सीधे नहीं खड़ा हो पाएगा, इस तरीके की चीज़ें उसको होने लगेंगी। नेक्स्ट है स्लोइंग और लॉस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, और जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, या तो कम मतलब खत्म ही हो जाएगा, या तो बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक है। जो उसका विकास है वो बहुत स्लो होगा। चेंज्ड बिहेवियर और पर्सनैलिटी, जो बच्चा है उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाएंगे। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा, उसको उसमें दिक्कत होगी। नेक्स्ट नॉजिया एंड वॉमिटिंग, उसको उल्टी होगी, उसका जी मिचलाएगा, मिचमिची सी आएगी। सीजर, दौरे पड़ेंगे। पुअर एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और जो यूरिन पास आउट होने में वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऐसे ही यूरिन पास आउट होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस, हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं हाइड्रोसिफेलस के लिए। तो इसमें सबसे पहला होता है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मतलब जानेंगे कि उसकी हिस्ट्री में किसी को हाइड्रोसिफेलस था तो नहीं। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू उसका एग्जामिनेशन करेंगे, और मेनली कहाँ फोकस करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स एंड रिफ्लेक्शंस, जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब हम क्वेश्चन पूछ करके या तो देख करके मतलब उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, हम शरीर का जो कोऑर्डिनेशन है वो चेक करेंगे, वो बैलेंस अपने आप को कर पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। विजन, आई मूवमेंट एंड हियरिंग, विजन मतलब आंखों का विजन कैसा प्रॉपर है कि नहीं है, आई मूवमेंट नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, और जो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको चेक करेंगे, मतलब उसकी लर्निंग पावर और उसका परसेप्शन कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे।
नेक्स्ट है, और अब क्या क्या टेस्ट करेंगे तो इनको फ्रेंड्स हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कोई जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, कंजेनाइटल जो हाइड्रोसिफेलस होता है वो अल्ट्रासाउंड से ही आइडेंटिफाई होता है। नेक्स्ट एमआरआई करेंगे, जो पेशेंट है उसका हम लोग एमआरआई करेंगे, जिससे हमको सारी जो ब्लड फ्लो हो रहा है पूरा ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक वो हमको प्रॉपरली विजुलाइज हो जाएगा, और कहाँ पर स्टक हो रहा है ये सब चीज़ें हमको दिख जाएंगी। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करेंगे, हम हेड का सीटी स्कैन करेंगे, कोई भी एबनॉर्मलिटी है वेंट्रिकल में ये सब चेक करने के लिए, या कोई भी इन्लार्जमेंट है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्पाइनल टैप और लंबार पंक्चर। दिस टेस्ट हेल्प टू मेजर CSF प्रेशर एंड एनालाइज द फ्लूइड। ये हम मेनली लंबार पंक्चर करते हैं ताकि जो CSF का प्रेशर है वो हम चेक कर सके, असेस कर सके, और फ्लूइड कितनी मात्रा में है उसके बारे में एनालिसिस कर सके। इन दिस टेस्ट अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू द लोअर बैक टू विड्रॉ CSF फ्रॉम वेंट्रिकल्स फॉर डायग्नोसिस एबनॉर्मलिटीज। इस टेस्ट में जो हमारी लोअर बैक होती है वहाँ पे एक निडल को इंसर्ट किया जाता है और थोड़ा सा CSF एस्पिरेट करके फिर हम उसको चेक करते हैं और उसका डायग्नोसिस निकालते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है उन सब के बारे में हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग ICP। इन दिस टेस्ट स्मॉल मॉनिटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्रेन और वेंट्रिकल्स टू मेजर द प्रेशर एंड टू डायग्नोज द अमाउंट ऑफ स्वेलिंग दैट मे अकर इन द ब्रेन। इसमें मेनली हम एक मॉनिटर, जो छोटा सा मॉनिटर है, उसको हम ब्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर जो वेंट्रिकल है उसका जो साइज है उसको मेजर करते हैं और कितना प्रेशर लग रहा है, ये सब चीज़ें हम मेजर करते हैं और असेस करते देखते हैं कि वहाँ पे कितनी स्वेलिंग है और क्या क्या डिफेक्ट हो रहे हैं ब्रेन में, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इसी में इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग में CSF इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द ब्रेन इफ प्रेशर इज वेरी हाई सो दैट फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन बी मेंटेन एट द ब्रेन। इसमें अगर हमने देखा कि वहाँ पे CSF का बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा CSF हम निकाल लेंगे, जिससे जो ब्रेन के फंक्शन है अब नॉर्मल कंडीशन में पहुँच जाएगा, तो जो ब्रेन के फंक्शन है वो प्रॉपरली चलने लगेंगे और ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने लगेगा, क्योंकि CSF फ्लूइड की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपरली ब्रेन के पार्ट को नहीं पहुंच रहा है। तो जब हम फ्लूइड को निकाल लेंगे तो जगह बन जाएगी, तो जो ब्लड है वो आपस में मतलब सही से सर्कुलेट होने लगेगा। नेक्स्ट है फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इन दिस टेस्ट अ स्पेशल डिवाइस इज यूज्ड टू व्यू द ऑप्टिक नर्व एट द बैक ऑफ द आई टू डायग्नोज एनी स्वेलिंग दैट शोज एलिवेशन इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर विच कैन बी कॉज्ड ड्यू टू हाइड्रोसिफेलस। इसमें मेनली हम जो ऑप्टिक नर्व है उसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ स्पेशल डिवाइस इज यूज्ड टू व्यू द ऑप्टिक नर्व एट द बैक साइड ऑफ द आई के बैक साइड में हम ऑप्टिक नर्व देखते हैं एक स्पेशल डिवाइस से, और वहाँ पे देखते कोई स्वेलिंग वेलिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं और देखते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कितना है और उसकी वजह से तो कहीं नहीं हाइड्रोसिफेलस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा करते हैं। हाइड्रोसिफेलस के से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन केस ऑफ कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस इन्फेंट में सफ़र फ्रॉम परमानेंट ब्रेन डैमेज। अगर कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस है तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो परमानेंट ब्रेन डैमेज से अगर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो हम देखते हैं। अनलिमिटेड अटेंशन स्पैन, इसमें मेनली ये होगा जो बेबी है जो या बच्चा है वो एक लिमिटेड समय तक ही एक चीज़ पर फोकस कर पाएगा। सपोज दैट उसको हाइड्रोसिफेलस है जन्म से, तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो केवल 2 मिनट तक ही वो फोकस कर सकता है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, तो ये एक इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करने में उसको कठिनाई होगी, फोकस करने में उसको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है पुअर कॉग्निटिव स्किल, जो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएंगी, मतलब कि वो चीज़ें याद नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसका जो एप्टीट्यूड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, ये सब चीज़ें उसकी इंटरप्ट होने लगेंगी, मतलब कम डेवलप होंगी। नेक्स्ट है वीक लर्निंग, ये कॉग्निटिव स्किल के अंदर ही आ जाता है। वीक लर्निंग मतलब उसको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और कमज़ोर होने लगेगा। फिजिकल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, जो शरीर को कोऑर्डिनेट करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, वो अपने शरीर को ही बैलेंस नहीं कर पाएगा। वीक मेमोरी, जो उसकी याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। स्पीच प्रॉब्लम, उसको बोलने में दिक्कत होगी, वो कोई कठिन वर्ड जो होंगे उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट है विजन प्रॉब्लम, उसको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है हाइड्रोसिफेलस के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। हाइड्रोसिफेलस का क्या क्या मैनेजमेंट है ये हम देख लेते हैं। हाइड्रोसिफेलस कैन बी ट्रीटेड यूजिंग ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड लूप डायरेटिक्स विच लोअर द प्रोडक्शन ऑफ CSF, बट फॉर परमानेंट मैनेजमेंट सर्जरी इज इसेंशियल। इसमें मेनली ये बताया गया है कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर ऑस्मोटिक डायरेटिक्स दिए जाएंगे, जिनकी वजह से जो CSF का प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा। जब कम होगा तो ज़्यादा वहाँ पे स्टोर ही नहीं होगा। इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब क्रॉनिक स्टेज में है, तो इसको सर्जरी के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है ट्रीट करने का। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। द हिंड्रेंस, ट्यूमर, हैमरेज और सिस्ट शुड बी रिमूव टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ CSF। अगर सपोज जैसे अभी हमने कॉजेज़ में भी पढ़े थे, अगर ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी सिस्ट है या तो ट्यूमर है, तो हम ट्यूमर या सिस्ट को हटा देंगे, सर्जरी करके रिमूव कर देंगे, तो जो CSF है वो प्रॉपरली फ्लो होने लगेगा। जब प्रॉपरली फ्लो होने लगेगा तो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। तो पहला तरीका ये है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ CSF प्रोड्यूस्ड शुड बी डिक्रीज्ड वियर डैमेजिंग सम पार्ट ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस और अ थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकुलोस्टमी। इसमें मेनली ये होगा, जो भी एक पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, वो CSF का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सपोज दैट ये पार्ट है, ये CSF को प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा डैमेज कर दें, इसको मतलब इसको हम ख़राब कर दें, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये CSF का ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? जब यहाँ से CSF का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इस सेंटेंस में यही बात कही गई है कि जो कोरोइड प्लेक्सस है और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकुलोस्टमी है, इसको हम डैमेज कर देंगे, इसके कुछ पार्ट को, पूरे को नहीं, वरना CSF की कमी हो जाएगी। इसके कुछ पार्ट को डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से ये कम प्रोडक्शन करेगा। जब कम प्रोडक्शन करेगा तो जो हमारा ब्रेन है वो, मतलब वहाँ पे जो फ्लूइड है वो आराम से फ्लो करने लगेगा और बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CSF should be moved from the ventricle to an area outside the CNS such as an extracranial body compartment। इसमें ये होगा मेनली कि हम CSF है उसको कहीं और शिफ्ट कर दें। ठीक है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसको हम CNS के किसी दूसरे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर दें। जब वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो जो इसका रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे नहीं कभी कभी होता है कि सपोज रोड पे कोई ईंट पड़ी हुई है, तो ईंट को हम उठा करके एक साइड में लगा देते हैं, जिससे रास्ता जो है वो प्रॉपरली साफ़ हो जाए और लोगों को चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें वो बात कही गई है। ठीक है, अ फॉलोइंग टाइप ऑफ शंटिंग इज परफॉर्म्ड। और ये किसके थ्रू किया जाता है? शंटिंग के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स की शंटिंग परफॉर्म करी जाती है इस प्रोसीजर में। जो पहली है वो है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, जिसको शॉर्ट में VP शंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, जिसको VA शंट भी बोलते हैं। और लास्ट है वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। तो ये मेनली 3 टाइप्स की शंटिंग होती है जो इस प्रोसीजर में परफॉर्म करी जाती है। इसमें मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे कंपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे जो CSF फ्लूइड है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ पे, जिससे इसका जो फ्लो है वो नॉर्मली होने लगता है। ठीक है, और इनको डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं है, आप बस हेडिंग लिख दीजिएगा, उतना इनफ है, क्योंकि हमने मेनली 3 जो सर्जरी है वो पढ़ ली है कि इसको कैसे हम सर्जरी के थ्रू ट्रीट करते हैं। ये था हाइड्रोसिफेलस, जिसके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ा। इसका डेफिनेशन, इसके टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स एंड इसका सर्जिकल मैनेजमेंट भी हमने अच्छे से पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप पूछें। एंड फ्रेंड्स, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।